बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। 8 अगस्त सान्या कोयटा को अभी तक हम भूल नहीं पाए थे कि एक और सान्या हो गया और कोयटा में ही एक और धमाका हुआ जिसमें कई लोग जाम बहक भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। इसके बाद से 8 अगस्त के सान्या के बाद से और इस वाक़े के बाद से हमने देखा है कि सिक्योरिटी इदारे और सिविल हुकूमत भी एक्टिव नज़र आई। ना कि सिर्फ आर्मी चीफ गए कोयटा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कोयटा गए और वहाँ पर जाके हालात का जायज़ा लिया। ना सिर्फ आर्मी चीफ ने ऑर्डर पास किए, नवाज शरीफ साहब ने भी हिदायत जारी की कि इस सान्हे के बाद से सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया जाए, दहशत गर्दों को जो है कहीं पर भी छुपने की इजाज़त ना दी जाए और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इसके बाद से सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी हुआ, आर्मी चीफ ने भी शिरकत की और तमाम इदारों के सरबराहान ने शिरकत की, जिसमें जायज़ा लिया गया कि अब दहशत गर्दी के इस मोड़ पर हमें क्या क्या एक्शन करने चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए कि दहशत गर्द जो कि अब इक्का दुक्का रह गए हैं और ऐसे वाक़यात से कौम को खौफजदा कर रहे हैं, गम में मुब्तला कर रहे हैं और मासूम जानों का खून बहा रहे हैं, ऐसे में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इसका जायज़ा लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही कौमी असम्बली में हमें 8 अगस्त के सान्हे के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब का एक मतनाज़ बयान देखने को मिला, जिसके बारे में जब हमने देखा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने यह कहा कि सान्हा कोयटा के पीछे रॉ का हाथ है, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने ये इल्ज़ाम एजेंसियों के ऊपर लगा दिया। और इसके जवाब में हमने देखा कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब कौमी असम्बली में आए और उन्होंने इसकी मजम्मत की, इस बयान की, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत की जानिब से कोई और मजम्मत सामने नहीं आई। वज़ीर दाखिला ने यह कहा कि रॉ का हाथ है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने भी कौमी असम्बली में ख़िताब किया, गो कि उसके ख़िताब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अपोजिशन ने लगाए। कहीं कहा कि फंबलिंग हुई, वज़ीर आज़म साहब को जो स्पीच थी वो लिखी पड़ी थी, बहुत महदूद थी, कोई बात नहीं की, सिर्फ एक बार फिर अज़्म का इजहार किया, कोई एक बार हिकमत अमली नहीं बताई, कोई हकायक नहीं बताए कि वज़ीर आला साहब चीख रहे हैं बलोचिस्तान के कि इसके पीछे रॉ मुलविस है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब खिताब किया तो स्टेटमेंटशिप की बुनियाद पर उनको चाहिए था कि दूसरे मुल्क की एजेंसी का नाम लेते, बताते कि कौन कौन लोग मुलविस हैं ऐसी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका नाम नहीं लिया, बल्कि मुत्तहिद होने का कहा। मुत्तहिद हम APS वाक़े के बाद भी थे, मुत्तहिद हम उस वक्त भी थे और उस वक्त भी हमने अज़्म का इजहार किया था, नेशनल एक्शन प्लान बना था, 20 नुकात बने थे, लेकिन 20 नुकात के एक नुक्ते के ऊपर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म जो होना था, जो कि फ़ौज की जिम्मेदारी थी, वो हो रहा है। बाकी नुकात थे उनके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसे थे कि अदालतों को आप मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे ताकि जो फ़ौजी अदालतें बनाई जा रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि अभी टेररिस्ट को इतनी सजाएं नहीं हो रही, तो अब अपनी अदालती निज़ाम को बेहतर करना होगा ताकि ये जो दहशत गर्द हैं इनको सजाएं दी जा सकें। अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि फाइनेंशियल सोर्स ऑफ टेररिस्ट एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन विल बी कट, लेकिन अभी तक उसके ऊपर हमें आज तक नहीं पता चला कि ये फाइनेंशियल सोर्स कौन थे और किनको कट किया गया, इसके ऊपर कोई ब्रीफ नहीं किया गया। बैन आउटफिट्स जो थी ये कहा गया था उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो वो बैन आउटफिट अभी क्या काम कर रही हैं और वो कहाँ पर हैं और किनको बैन किया गया। मदरसा रिफॉर्म्स थे, इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हुकूमत ने ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखा है और इसके ऊपर ज़रूर काम कर रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया जाएगा टेररिज्म का, टेररिस्ट का, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी तक हमें नहीं पता कि कौन से सिस्टम डिस्ट्रॉय किए हैं, कहाँ पर किए हैं। और इसके साथ साथ पंजाब को खासकर मेंशन किया गया है, लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री नो स्पेस विल बी गिवन टू एक्सट्रीमिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द पंजाब। लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं पता कि पंजाब में कहाँ पर एक्शन हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तक कुछ नहीं पता। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं, सेक्टेरियन वायलेंस को ख़त्म करने के लिए और भी बेहतर काम करना था। जो अफगान रेफ्यूजीज़ थे इनके बारे में कोई बेहतर हिकमत अमली और रिफॉर्म्स लानी थी, लेकिन सवाए हुकूमत ने उनको मज़ीद एक्सटेंड करने के उनकी मुद्दत में इसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे जो इस प्लान नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थे
पॉइंट उनके ऊपर अमल नहीं किया, तो एक बार फिर कौम मुत्तहिद हो जाए, एक बार फिर फौज के साथ है, नवाज शरीफ साहब का ये कहना कितना जो है वो क्वेश्चन मार्क है इस सारी सूरत हाल में। और ऐसी सूरत हाल में जब हमें ये कहा जा रहा है कि कौम मुत्तहिद हो जाए, तो हमें कौमी असेंबली क्यों मुत्तहिद नजर नहीं आ रही। एक तरफ चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि रॉ मुलविस है, रॉ ये सारे इकदामात और टेररिज्म फैला रही है, तो दूसरी तरफ हमें महमूद खान अचकजई नजर आते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हुकूमत के अलाए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एजेंसियों के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं। क्या इस वक्त हम ये समझें कि इंटेलिजेंस फेलियर नजर आ रहा है इस तरह की कार्रवाइयों में, या फिर हम ये ब्लेम गेम का सिलसिला इदारों के दरमियान तनाव पैदा करने की एक और कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल में नुकसान क्या हमारा हो सकता है और फायदा किसको होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। आज के मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मियाँ हबीबुल्लाह साहब हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अली मेहदी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत शुक्रिया अली मेहदी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मियाँ हबीब साहब आप तज्जिया दीजिए कि एक सानिया के बाद दूसरा सानिया मिला हमें, और क़यादत ने अज़्म का इजहार भी किया, हिदायत भी जारी की, मज़ीद प्लान भी बने, लेकिन हमें तो एक और साने की सूरत में देखने को मिला। क्या समझते हैं कहाँ पे लैप्सेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया। इस वक्त जो है ना पूरे मुल्क में एक एमरजेंसी की कैफियत है और पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ऐसी सूरत हाल में कोयटा में चंद दिन पहले धमाका हुआ और आज फिर धमाका हो जाना, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसे लगता है जैसे मुल्क दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर रखी है। तो हमें भी उसी जंगी हिकमत अमली के तहत ही निपटना होगा। बिलाशुबा कोयटा में धमाके के बाद पाकिस्तान के तमाम तर अदारे जो थे, सियासतदान थे, सिविल सेटअप था, सारा बड़ा मुतहर्रिक था। लेकिन इसके बावजूद ये धमाका हो जाना, इसका मतलब है कि दहशत गर्दी की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और उन्होंने एक किस्म का हमें अल्टीमेटम दिया है, हमारे अदारों को, हमारी हुकूमत को, कि जाओ जो कुछ कर सकते हो कर लो, ये लो हमने फिर धमाका कर दिया। तो ऐसी सूरत में देखें पार्लियामेंट के अंदर मुझे कोई यकजहती नज़र नहीं आई। सिविल सेटअप मुझे एक अलहदा पेज पर नज़र आता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अलहदा पेज पर नज़र आती है। और बदकिस्मती ये है कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी हम सारे लोग सियासत करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम एक तो देखें, जब ऐसे हालात हों तो कौमों की वाज़ह डायरेक्शन होती है कि क्या हम तो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हम बिखरे हुए नजर आते हैं। एपीएस के बाद हमें कोई यकजहती नजर आई थी। अच्छा आलिया, हाँ वो हमने वक्त ज़ाया कर दिया। बिल्कुल उस वक्त पूरी कौम जो थी वो एक पेज पर खड़ी थी और उनको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर, देखिए जज्बाती लोग हुए थे। आपने ऐसे जज्बात से फ़ायदा उठाते हैं कौमें, तो आप उनको जिस तरफ मर्जी ले, उनको आप सारी कौम को कहते हैं ना सड़कों पर आ जाओ, हमने दुश्मन का मुकाबला करना, सारे लोग सड़कों पर आ जाते। जिस किस्म की कुर्बानी दरकार थी लोग देने के लिए तैयार थे, और कोई किसी के पास जवाब नहीं था। कोई सियासी पार्टी जो है वो उसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर सकती थी। लेकिन वो हमने वक्त ज़ाया किया, उसमें हमने तो कुछ इकदाम ज़रूर किए, उस पर ना इम्प्लीमेंट हुआ, ना ही उन हालात से हमने फ़ायदा किया। आज भी कौम के जज्बात वही हैं, लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हमें सियासी जमातें जो हैं उनमें इख्तलाफात नज़र आते हैं और महाजराई नज़र आती है। हमें तो दुश्मन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही। हमारे तो अंदर दुश्मन मौजूद हैं और वो कह रहे हैं, उनका केस जो है गैर मुल्की दुश्मन अनासर का केस हम खुद लड़ रहे हैं। हाँ। हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। तो पहले सबसे पहले देखें, हमेशा ये काम जो है ना ये सिविल गवर्नमेंट का है। हमने बदकिस्मती से ये सारा सब्जेक्ट उठा के जो है ना स्टैब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है कि ये दहशत गर्दी का मामला आपके ज़ुम्मे है, आप जो मर्जी करें। ऐसे नहीं होता। कौम को एक पेज पर लेके आना, पॉलिसीज़ बनाना, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों के जिनके अगर कोई इख्तलाफात हैं, कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी दूर किए जाएँ। और अगर ये भी इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या कोई किसी एजेंडे पर तो नहीं है। अगर कोई किसी एजेंडे पर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहा है और किसी दुश्मन का बैठ के यहाँ जो है वो केस लड़ रहा है, तो उसके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई, आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर करके पूरी कौम में एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की जाए। देखिए 14 अगस्त ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। ज़ुबैर साहब ये बताइए कि एक सानहे के बाद दूसरा सानहा,
और कौम मुत्तहिद हो जाए, कौम यकजहती का मुजाहरा करे, लेकिन हुकूमत कुछ करे ना तो फिर ये कौम भी साथ दे। हुकूमत तो कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया के बहुत अहम मौजू पे आपने बुलाया है। हमें देखना ये पड़ेगा कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। हमारे मुल्क में ये जो अनारकी फैली हुई है, इसका पस मंज़र क्या है और ये अचानक सब कुछ इतना एक्टिव क्यों हो गया। पहली बात यह है कि ज़रब-ए-आज़म ने लड़ी और वो हमने सफाक दुश्मन को और मक्कार को पीछे धकेला, और पूरी दुनिया कहती है, तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर रहे हैं, और ये चंद मुट्ठी भर अनासिर है बिलाशुबा। कौमों में जब कोई टर्निंग पॉइंट होता है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं, हमारे पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूँ ये सारा अगर हम सी पैक के तनाज़र में देखें, अगर हम ये देखें कि हम गवादर पोर्ट बनाने जा रहे हैं, और अगर गवादर पोर्ट को हम देखें तो 1.25 बिलियन जो है वो कंटेनर्स एक साल में वहाँ से गुजरते हैं, जिनका 4 अरब डॉलर सिर्फ हम राहदारी वसूल कर सकते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, सॉरी 40 अरब डॉलर राहदारी वसूल कर सकते हैं। ये जो सूरत हाल है ये उनको नहीं हज़म हो रही है, और वो चाहते हैं किसी तरह से पाकिस्तान को जो स्टेबलाइज हो रहा है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। अच्छा, अब ज़ुबैर साहब, ये आपने जिन कुव्वतों का जिक्र किया है, उन कुव्वतों के बारे में वज़ीर आज़म साहब लबकुशाई क्यों नहीं करते? जी मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। हर इंसान जो अपनी पोस्ट पे बैठा होता है उसके कुछ कवानीन होते हैं, उसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अभी अगर वज़ीर साहब अभी आज स्पीच फेंक दें कि जी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल आए, तो सड़कों पे निकल आना कोई उनका हल नहीं है। वज़ीर आज़म है मुल्क के, इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है रियासत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है, रियासत की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई अपनी लबकुशाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने जिम्मेदारियों से इनहराफ कर रहे हैं। देखें, आप मुझे अपने अल्फाज ना दें। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर कह दूँ तो मेरा ख्याल है फिर आपकी मैं बात पूरी सुनता हूँ। आप जो प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर रही हैं कि वो लबकुशाई करें, प्राइम मिनिस्टर ने काम करना है। कैसे काम करना है कि 6 दहाइयों से ज़्यादा, 7 दहाइयाँ पाकिस्तान को बने हुए हो गई हैं। ये ज़रब-ए-आज़म आज क्यों लड़ी जा रही है? आज कराची के हालात कौन ठीक कर रहा है? हमेशा हुकूमतें आई हैं, यहाँ पे आपने देखा कि MQM ने क्या किया, यहाँ आपने देखा किसी में इतनी अखलाकी सियासी जुर्रत नहीं थी जो हमारी हुकूमत में। हमने आके ये काम किया है, हम प्रैक्टिकली तौर पे काम करने वाले लोग हैं। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला साहब। APS हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकली 20 पॉइंट बने, उनके ऊपर अमल करना था। मुझे बताएं आपके किसके ऊपर अमल हुआ है? नहीं, पहली बात यह है कि आप जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है, जितना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, जो ये दुश्मनों ने जंग मुसल्लत की है, हबीब भाई ने बहुत अच्छी बात की है। सूरत हाल क्या है कि हम जो पॉलिसी खेल रहे हैं, ब्लेम पॉलिसी, कि मैं उस पर डाल दूँ वो उस पर डाल दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुत्तहिद होने की बात यह है कि मेरा भाई इमरान खान, मेरे तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्त इस वक्त देखें कि पाकिस्तान हालत जंग में, आज वो ये बात करें कि हम सब मुत्तहिद हैं एक प्लेटफॉर्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम मौखर करते हैं हर किस्म का एहतजाज, और हम एक काम करते हैं कि इस वक्त इस मुल्क से इनको भगाना है, इन मुट्ठी भर अनासिर को भगाना है जो हमारे। अब देखें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी जीत क्या है। आलिया एक सिर्फ एक मेरी गुजारिश, एक सुन लीजिएगा। फलाही और जमहूरी रियासतें होती हैं, हुकूमतें होती हैं, वहाँ पर एहतजाज मुतालबात जो जायज़ होते हैं उनको वो किए जाते हैं, सड़कों पर भी आया जाता है। लेकिन आपको कंडीशन देखनी है ना, आपने अपने मुल्क के, आप देखिए ना, आप अभी टर्की को देख लें, अभी आप टर्की को देखें, वहाँ एक सानिया हुआ है, वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के उसको कंडेम किया, और तमाम लोग इकट्ठे सड़कों पे आ गए हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। स्पिरिट है ना, कौम की स्पिरिट होती है। सड़कों पर वो सदर सड़कों पर खुद निकला था, वो सड़कों पर खुद निकला। जब खुद सड़कों पे निकलने का वक्त आता है, देखिए आलिया मेरी बात सुने, अगर नहीं ऐसा नहीं है, ये आप गलत कोड ना करें। जब सड़कों पे निकलने का वक्त था तो हम निकले। हम जब हमने तहरीक चलाई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सड़कों पे निकलने का वक्त है, आप चलाएं तो वो तहरीक है, वो जायज मुतालबा है। अगर कोई और चलाए, देखिए ये तो आप मेरी बात तो सुन रहे, आप मुझसे बहस कर रही हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रही। प्रोग्राम में तो बहस होगी नहीं, प्रोग्राम में मेरी बात तो पूरी सुनेंगी ना आप मुझे ये राइट तो ना छीने मुझसे कि मेरी बात आप ना करने दें। जब हमने वो तहरीक जो कि वकला तहरीक थी और ये एक कॉज था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त बाहर निकले थे, और आपने देखा दुनिया किस तरह हमारे साथ निकली थी। मैं बिल्कुल इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान, हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को बनाने ऑपोजिशन के ऊपर डालना नहीं चाहते डाल हैं, आप वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं। वो मुतालबा कर रहे हैं तो आप उस मुतालबे को मान लीजिए, उसका हल निकालिए, उसको सॉल्व करिए, बजाय कि आप इसके ऊपर। मैं कह रहा हूं मौखर करने को कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि आप जुडिशल कमीशन बना दीजिए, TOR तय कर दीजिए, ये एहतजाज और जलसे सब मौखर हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे, PTI का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से बात कर रहे थे, जुबैर साहब कह रहे थे कि ये जो ऑपोजिशन को है हुकूमत का साथ देना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये जो सड़कों पर आने की बात है इनको ख़त्म करके हुकूमत को हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना होगा। अली मेहदी साहब, इससे पहले भी हमने देखा है कि हुकूमत बार बार कह रही है और मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है, नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, सड़कों पर आकर मुल्क को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, अमनो अमान जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग सड़कों पर ना आए, फिर उनकी बात मान लें, ये दहशतगर्दी के वाकयात से तो कम से कम मुल्क की जान छूट जाएगी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके सवाल में बिल्कुल गैर जमहूरी रवैया है ये। ऑपोजिशन अगर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा आलमिया हो चुका है कि पनामा में चोर नंगे हो चुके हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में रेजिग्नेशंस हो चुकी हैं वज़ीर आज़मों की। हमारा इतना बड़ा ट्रेजर, इतनी ज़्यादा दौलत पाकिस्तान की, एक गरीब पाकिस्तान की जो थर में भूखा मार रहा है, जो पंजाब में भूखा मार रहा है, जो KPK में भूखा मार रहा है, जो बलूचिस्तान में भूखा मार रहा है, इतनी बड़ी दौलत हमें पता लगेगी कि हमारी लूटी भी वहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर हम एज अ पाकिस्तानी एजुकेटेड लोग जो PTI को बनाया है, जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को, इस करप्शन की जो मुहिम 3 दिहाइयों से इनकी पावर में हुकूमत है, ये लोग 20-30 साल से पाकिस्तान पे मुसलत होकर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर नैब के केसेस माफ हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि इन्होंने करप्शन करके 2 नंबरी करके ये लोग हुकूमतों में पहली दफा आए हैं, वो फैसलों पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आज जब इतनी बड़ी इंटरनेशनल लॉबी में, क्या कहते हैं, दुनिया में पैसा आ गया है, अब ये चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं। हमने क्या किया? हमने धरना दिया, 130 दिन का रिकॉर्डेड धरना हमारे लीडर ने और हमारी पार्टी ने दिन रात एक करके दिया। तो APS हो गई। आपके धरनों की वजह से मुल्क की मुझे अगर इजाजत दे दें, APS कर दिया, APS कर दिया, जिसका बेनिफिशियरी हुए कि एक धरना रोक दिया गया। आज हमने सिर्फ KPK में से लेके हम लोग अटक तक हम लोगों ने एक मार्च की है, इस करप्शन के खिलाफ एक तहरीक चलाई है। पूरी अवाम KPK की सड़कों पे थी, हर जिले की अवाम सड़कों पे थी। जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते गाड़ियों में पेशावर जाना, वो अपने अपने जिले की मेन रोडों पे, GT रोडों पे, जो पे आके खड़े हो गए थे, चौराहों पे उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब इनको फिर से एक दफा हुआ, आज फिर से इन्होंने क्वेटा साइना कर दिया है। ये कब तक इस कौम को डर के फिजा में डालेंगे? इन्होंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, रॉ की एजेंसीज इन्वॉल्व है, इनके ऊपर पहले ही ब्लेम लग चुका है कि इन्होंने रॉ को पनाह दी हुई है, इनके लीडरों ने रॉ को पनाह दी हुई है। इस किस्म के ब्लेम एक्यूजेशन एक वजीर आजम के खिलाफ है, जो आपके मुल्क का वजीर आजम है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पहले कहते हैं जी अवाम साथी, मैं खुद वकील हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, चीफ जस्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली निकाला गया था बाहर। पूरी अवाम, पूरे लॉ बिरादरी, एक डिक्टेटर का हमने मुकाबला किया है। हमारी पार्टी भी उसमें शाना बशाना थी, हमने इनसे ज्यादा रोडों पे जूते खाए हैं। इन्होंने तो बाद में आके हमें ज्वाइन किया, जब ये लोग वजारत इन्हें मिली है, पंजाब इन्हें मिला है। अब फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इतनी बड़ी दौलत आ गई है, और जज किसने करना है? जो बंदा खुद पावर में, उसी के खिलाफ फैसला है, वही अक्यूज्ड है और वही जज है अपने काम का। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो आपकी पूरी तारीख में कभी भी नहीं हुआ, उसको ये कहते हैं हम खामोश हो जाएं। क्यों खामोश हो जाएं भाई? हमारी बच्चों की नस्लें, हमारी इस कौम की कौम बननी है या नहीं बननी है? ये कौम जब ये कौम बननी है, इसका मनसूबा बनना है। इनकी पुरानी करप्शन हमारे सामने, अब कहते हैं CPAC का जो पैसा है वो भी इनको खा लेने दें चुप करके। हमने अपने इदारे बनाने हैं, हमने अपने बच्चों के लिए तालीम देनी है, सेहत का निजाम आपको पता है। अली साहब के वो ये कह रहे हैं कि आपके इन एहतजाज की वजह से, इस एजिटेशन की वजह से हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के, कौम को नुकसान हो रहा है। नहीं जी, हमारा तो पुरअमन एहतजाज है, हमने तो रोडों पे डंडे नहीं निकाले, हम तो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। हर जमहूरी हक है ये, हर कौम का हक है। तुर्की की इन्होंने मिसाल बिल्कुल गलत दी है। टर्की में डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया गया है, यहाँ पे तो हम एक जमहूरी निजाम में एक जमहूरी वजीर आजम, जो सारी दुनिया को जुडिशल कमीशन हुआ है, जुडिशल एहतजाज हुआ है कि सारा इलेक्शन ही रिग्ड था। इनकी तो हम बुनियाद ही नहीं मानते इलेक्शन की, क्योंकि कोर्टों में जो फैसले हो गए, अब हम मजबूर हैं, हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं। ये हम अगर ये भी नहीं करें, हम प्रोटेस्ट ही ना करें, तो हम करें क्या? अच्छा मियां हबीब साहब, ये तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम है, अपना अपना स्टांस है, पॉलिटिकल स्टांस है, फ़ायदा नुकसान किसका हो रहा है वो तो ज़ाहिर बात है मुल्क और कौम का हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो सियासी रवैया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो दुरुस्त समझ जा रहा है? असल में देखें, सियासी रवैये जो है ना, वो हालात के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं, और ये कोई हरफ आखिर नहीं होता कि अगर एक फ़ैसला कर लिया है तो उस पर कारबंद रहे। देखें, इमरान खान एक अच्छी मिसाल कायम की थी। APS का जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त उनका धरना अरूज पर था, और उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया था। हालांकि सियासी तौर पर उनके साथियों ने भी उन क्रिटिसिज्म किया था कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। अब अगर देखें, आप उनको इतमाद में लें,
अपोजिशन को बिठाएं, आप उन्हें कहें कि जी ठीक है हम आपकी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ये एजेंडा है, आए इस पे ये एक हम पे दहशत गर्दी की एक जंग मुसल्लत हुई है, आए पहले इसका मुकाबला करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान में सियासी कुव्वत ऐसी है कि वो बगावत कर दे और कहे कि नहीं हम ये मामले नहीं, लेकिन हबीब साहब ये भी तो अनफेयर होगा ना कि एक अगर ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि इसके ऊपर एहतसाब हो, एक निज़ाम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, तो अगर इदारे आपने बनाने हैं, सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए अगर कोई मुतालबा कर रहा है तो उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। इस वक्त ना पाकिस्तान का सबसे जो पॉपुलर नारा है ना वो इख्तिसाब का नारा है, और उसमें कोई जमात भी नहीं, कहने को सारी जमातें, मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, हाँ वो भी कहते हैं हम हाँ इख्तिसाब होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी कहती है इख्तिसाब होना चाहिए, लेकिन पता नहीं करेगा कौन इस बारे में। और वो हर बंदा असल में जो सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं ना, उनकी कोशिश है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए, ठीक है। और पाकिस्तान में चूंकि आज तक इख्तिसाब नहीं हुआ, लिहाजा इस तरफ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ को इसलिए सूट करता है कि वो कभी इक़्तिदार में नहीं रहे, इस वजह से उन पे उस तरह का मुल्की ख़जाना लूटने का कोई इल्ज़ाम मौजूद नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जानबूझकर इख्तिसाब के अदारे तबाह किए गए, और कोई ऐसा सिस्टम हमें नज़र नहीं आता कि इख्तिसाब हो। बिल्कुल बात आपकी बजाय है कि हालत जंग में भी जो है निज़ाम बरकरार रहता है, तो इख्तिसाब का अगर निज़ाम, आप ये भी बैठ के बात की जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर देखें हालात ऐसे हैं तो सड़कों पर आके, लेकिन अगर हुकूमत तस्लीम ही ना करे और किसी को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो फिर जाहिर है उसने तो वावेला करना है। तो इस वक्त बेहतरीन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो APC बुलाएं, और जितने भी इख्तलाफात हैं, मुतालबात हैं, मेरा इससे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा कि APS की क्या ज़रूरत है। APS हो चुकी, आपने सब कुछ फैसले कर लिए थे, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जो कि नहीं हो रहा। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने की, वो तो आपने एक 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान बना लिया। असल में आज जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कि क्या इस वक्त जो है वो इख्तिजाजी तहरीक जो है वो दुरुस्त है या हालात, देखें कि हालात के साथ साथ जो है फैसले भी तब्दील है, और फैसले तब्दील करने में कौन कौन रुकावट हो सकता है। जुबैर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप सारी बातें छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, एहतजाज कर रही है, हुकूमत के खिलाफ है, एजेंडा है, आप उसको भूल जाएं, लेकिन आप सिर्फ ये फोकस रखें कि हुकूमत की जो तरजीहात थी, क्या उसमें नेशनल एक्शन प्लान था, अगर था तो उसने कितना इम्प्लीमेंट किया, कौम को कम से कम ब्रीफ तो करें ना कि आपने किया क्या है। देखिए मियाँ हबीब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहात तब्दील होती रहती हैं। सबसे पहला एजेंडा तो था इस मुल्क में अंधेरों का खात्मा करना था, और इंशाअल्लाह 2018 तक आप देखेंगे कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि प्लांट्स लगा दिए गए और बहुत जल्द वो अपने काम शुरू कर देंगे। दूसरी बात थी, जिस तरह से दहशतगर्दी का नासूर यहाँ फैला है और जिस तरह से हमने फ़ाइट की है, अब हम ये समझते हैं कि वो जंग हम जीतने वाले हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर्स पे आ गए ना, बच्चों पे हमला करने के लिए आ गए, निहत्ते शहरियों पे हमले करने के लिए आ गए, वो जो उनका बड़ी धुआंधार मामला थे, शोर शराबा था, वो ख़त्म हो गया। ये वो दिया है जो ख़त्म बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। और अगर थोड़ी सी इजाज़त आप दें, अपने भाई की भी 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा कि मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी अच्छी, मैंने भी उनकी सारी बातें सुनी हैं। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात की कि जी हमारा रॉ के साथ इन्होंने कनेक्शन जोड़ा, इन्होंने बताया कि जी हमने तहरीक चलाई तो इन्होंने ये बच्चे शहीद हो गए, फिर ये किया। यही वो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं जिससे PTI का मोरल बर्बाद हुआ है। आप ये देखें कि आप इतने से बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं, किसी भी सुनी सुनाई बात को जब आप आगे कर देते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो गुनाह में शामिल हो जाता है। आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे लगा दिया, मुस्लिम नून पे लगा दिया। मैं कहता हूँ आप भी वफादार हैं, हम भी वफादार हैं इस मुल्क के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक इंडिया की रॉ की एजेंसी के साथ है, कि चैनल पर बैठ के कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कहीं नहीं हो सकती है। और अगर आप ये कहते हैं कि इस इल्ज़ाम को लगाने के बाद आपको अवाम में पजीराई मिली, तो 2 सीटें कश्मीर में ये पजीराई आपको मिली। ये इन्हीं हरकतों की वजह से आपका ये हाल हो गया कि आप कंटोनमेंट बोर्ड में आपका सफाया हो गया, आप बल्दियात में कहीं नजर नहीं आते हैं, आप ज़मीनी इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आते हैं, और आप कश्मीर में कहीं नजर नहीं आते हैं। आपको अपने अंदर वो तब्दीली जरूर लानी पड़ेगी जो पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं। खुदा का वास्ता है, इस वक्त हम हालत जंग में हैं, इस वक्त हमारे बच्चे भी शहीद हुए। ये इल्ज़ाम तराशी मत करें, ये पनामा लीक्स, फलानी लीक्स, ये गुज़िश्ता 3 दहाइयों में हम भुगत चुके हैं। अच्छा, ये PTI को छोड़ देना, मैंने तो पहले भी कहा था कि आप अपना बताएं कि आप लोगों ने क्या किया नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर। देखिए मैं आपको बीबी बार-बार ये कह रहा हूं, कौन से आपने फाइनेंशियल, कोई हदीस नहीं है जो देखिए मेरी गुजारिश सुनिएगा, इसकी फाइनेंसिंग में, टेररिज्म फाइनेंसिंग में लोग मुलविस थे, कहां-कहां उनको पकड़ा। आप ये देखें कि इतना आगे जा चुके हैं हम इस मामले में, इतना आगे जा चुके हैं।
एक छोटे से चोर को पकड़ने के बाद जब आप उसके मुंह पे कपड़ा डाल के लेके आते हैं तो आप इसको समझते हैं ये क्या फलसफा है, उसके मुंह पे कपड़ा क्यों डालते हैं? हमने उन तमाम चीज़ों पे कपड़ा इसलिए डाला हुआ है कि इंतहाई हसास काम है और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसियां और हुकूमत पाकिस्तान मिल के सफाया कर रही हैं और हम बहुत आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। हम बहुत सी बातें मीडिया के सामने इसलिए शेयर नहीं करते हैं और ये हमारी मजबूरी है। सर ये बताएं कौन से मदरसे हैं जिनको जो इस सारी दहशतगर्दी की या उनको स्पॉन्सर या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वट एवर, कि आपने कहा था कि कुछ 10% 20% है, वो मदरसे बताएं, कुछ तो हकायक तो बताएं ना। सबसे बड़ी बात यह है, हकायक सबसे बड़े हकायक ये हैं, पाकिस्तान के दुश्मन काम कर रहे हैं। सबसे बड़े हकायक ये हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम अरबों डॉलर जो है सरमायादारी, दुश्मनों के नाम बताएं, एक्सपोज करें, हमारी लीडरशिप हमें बताएं। हमें क्यों नहीं पता है? हम बता रहे हैं आपको कि हमारा रॉ सबसे बड़ा दुश्मन है, हम बता रहे हैं मोसाद हमारा दुश्मन है, सीआईए हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इससे बड़े क्या हम आपको नाम लेंगे? और एक बात याद रखिएगा, जो उनके आलाकार हैं, वो उससे बड़े दुश्मन है। तो ये पाकिस्तानी कौम जानती है। आपने लेकिन एक बात बिल्कुल आप उसके ऊपर आगे कि रॉ इसमें मुलविस है, सबसे बड़ा दुश्मन रॉ है, उसने ये सब कुछ किया है। आपने देखा है कि पठानकोट में एक वाकया होता है, वो आपको फोन करके चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर कि ये आपने कर दिया। आप यहाँ पे गुजरांवाला में अभी तक उसके कुछ साबित भी नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अभी राजनाथ की दौड़ किसने लगवाई है? बीबी आलिया अभी सर छोड़ दें उस चीज को, अक्सर बताए ना जो हकायक है ना। आप कोयटा में ये वाकया हुआ, उसमें रॉ मुलविस से एक फोन कॉल गई, आपने दो चीजें देखें। हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते हुकूमत में बैठ के जो कमजोर। क्यों नहीं देना चाहते? बात पूरी सुन लीजिए सर, वजह बता दीजिए। आज धमाका हुआ, मैं आपको कह दूं रॉ मुलविस है, कोई इन्वेस्टिगेट तो करने दें, बात तो करने दें। सूबे के वजीर आला कह रहे हैं, और जो कि आज ख्याल है ना, ये क्या आपको टेलीफोन आया? ख्यालों पे थोड़ी हुकूमतें चलती हैं। नहीं, ख्यालों में नहीं, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हुकूमतें चलती हैं। सिर्फ बयान आपने दे दिया, बयान जब तक कोई सच्चाई नहीं होगी। नहीं करते हैं, इल्जाम तराशी की सियासत नहीं है, पहले डिक्लेयर हो जाए, हम मानते हैं वो हमारा दुश्मन है। हबीब साहब एक कमेंट कर दीजिएगा, ये जुबैर साहब जो कह रहे हैं कि ये हजम होने वाली बात है कि वहाँ के वजीर आला कह रहे हैं कि रॉ मुलविस है, और ये कह रहे हैं कि अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ, इसलिए हम क्यों भारत में कॉल कर रहे हैं? मेरी बात सुने, आपने 50,000 बंदा मरवा लिया, अभी आप ये ढूंढ रहे हैं कि कौन मुलविस है। आपको तो अपनी बीमारी की तशखीस ही नहीं पता है, तो आपने इलाज क्या करना है? अभी तक अगर रियासत कंफ्यूज है और उसको ये पता नहीं कि रॉ मुलविस है या नहीं है, तो फिर लानत है, फिर जो है ना कोई और काम कर ले, फिर जाके नहीं देखे ना, देखे आपकी रियासत कंफ्यूज है। माफ कीजिए खुफिया रहने आप नहीं, कितने साल तक, 50 साल तक खुफिया रहने दे, 3 साल तक तो हो गए हैं आपको हुकूमत में आए हुए, अभी आप कह रहे हैं खुफिया रहने दे। देखिए ये वक्त है, कौम को बताएं कि कौन आपका दुश्मन है, किसके खिलाफ आपने जंग लड़ी है। आपकी रियासत तो कंफ्यूज है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पठानकोट में हो जाता है, वाकया हो जाता है, वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, इल्जाम लगाते हैं रियासत पाकिस्तान मुलविस है, फोन कॉल्स आती हैं, यहाँ पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस वाकये के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक बार भी एहतजाजी कॉल की गई है? मैं आपको बता रहा हूं, डेली आप लोग कर रहे हैं ना, बात ये है ना कि मीडिया कर रहा है, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, पाकिस्तान कर रहा है। मीडिया के रहमो करम पे छोड़ दे, नहीं रहमो करम, 4 पिलर्स हैं आलिया, इस मुल्क के 4 पिलर, जुडिशरी है, मीडिया है, हुकूमत है, फौज है, सब कर रहे हैं कंडेम। मियां साहब एक सेकंड, आलिया ये मैं आपको, मीडिया की जिम्मेदारी है कि आप रॉ का नाम हमेशा जो पॉलिसी है ना, मीडिया पाकिस्तान का अदारा है, वो ना रियासत की पॉलिसी को टो करते हैं कि हमारा कौमी मफाद क्या है। तो हमें अभी तक रियासत की तरफ से कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं आई कि आपने क्या स्टैंस लेना है। तो देखें, बात यह है कि जिस दिन हमारा ये वाकया हुआ ना, उसी से अगले दिन हमारे एम्बेसडर को बुलाया जाता है और वो उनके एहतजाज किया जाता है। इंडिया की ये जुर्रत, अगर हम पहले दिन जिस दिन ये वाकया हुआ था, लेकिन हमने ऑपोजिशन भी हकीकत में ऑपोजिशन इन इश्यूज पर नहीं करती। अली मेहदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसके भी पर जलते हैं जब रॉ का नाम आता है, जब इंडिया का नाम आता है, तो वो भी कोई एहतजाज की कॉल नहीं देते। जब लोगों का खून, पाकिस्तानियों को, कौम का खून बहाया जाता है, तो उस वक्त वो भी सड़कों पर आने की बात नहीं करते। उनका भी अपना सियासी एजेंडा है। पहले दिन से पीटीआई की बुनियादी एंटी करप्शन इंसाफ के लिए हमें पहले से हमारे कायद को ये चीजें नजर आ रही थी कि इस मुल्क का सिस्टम जिस तरीके से ये चला रहे हैं, हमारी कौम को इन्होंने सिर्फ गुलाम रखने का एजेंडा किया हुआ है और खुद बड़े बड़े महल बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन और कुछ है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये रॉ मुलविस है, कोयटा में इतना कुछ हो गया है, हुकूमत ने नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया, तो ऑपोजिशन क्या कर रही है?
देखिए जी, ऑपोजिशन ऑलरेडी एक सिस्टम के खिलाफ है, जिस सिस्टम से हमें ही फायदा मिलना है, हमारी कौम को, हमारी कौम, हमारे इदारे ही इन्होंने खराब कर दिए हैं। नैब एक फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ केस खत्म कर देती हैं और ऑलरेडी लिस्टेड केसेस इनके। मेरा सवाल फिर कुछ और है, आप क्यों मुतालबा नहीं करते एज अ ऑपोजिशन, क्यों मुतालबा नहीं करते कि आप हमें कौमी असेंबली में आकर इसके ऊपर तफसील बताएं कि रॉ मुलविस है नहीं है, इसके शवाहिद पेश करें कौमी असेंबली में। बिल्कुल करना चाहिए और हम करेंगे, ठीक है, हम इस बात को ही पहुंचाते हैं अपनी पार्टी की क़यादत तक और इसको देखते हैं इस मामले को पहले भी। पार्टी सोई भी है नहीं, पार्टी हमारी देखें, हमारी इस वक्त पार्टी पनामा लीग से निकाला जा रहे हैं, पूरी कौम को पनामा लीग से डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको मैं कौम को पता है कि हमारे बेहतरी का तरीका सिर्फ यही है कि वो जो दौलत लूटी हुई है वापस आनी चाहिए, हमारा सिस्टम सही होना चाहिए, उसको निकालने के लिए हमें मीडिया और सारी चीजें ऐसे वाकयात जो हैं ये नून लीग को फायदा दे रहे। बिल्कुल, नहीं, मुझे ये नहीं मैं कह सकता नून लीग को फायदा, वो पेट्रियोटिक होंगे, उनकी पेट्रियोटिज्म में मुझे नहीं है, मगर एक सिस्टम में करप्शन है और ये सिस्टम फेल हो चुका है, जिस सिस्टम को हमने उठाना है। एक सवाल, अच्छा एक ब्रेक ले लूं, यहाँ पे ब्रेक के बाद जो जुबैर साहब क्वेश्चन करेंगे और हम भी क्वेश्चन मजीद भी उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि ऐसे वाक़यात क्या वाकई ही जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश चकज़ई साहब कर रहे हैं और इसको इंडोर्स कहें ढके छुपे लफ्ज़ों में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया है कि ये एजेंसियों की जिम्मेदारी थी, और क्या वाकई ही हम कहें कि कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, और अगर है भी तो इसमें बड़ी बात नहीं है, हमें उसको ओवरकम भी करना है, उसकी बेहतरी के लिए भी करना है और इसके भी हकायक सामने आने चाहिए। जुबैर साहब पहले आप सवाल कर लें, फिर मैं आगे चलती हूँ। सवाल ये है कि मेरे भाई ने बड़ी तमहीद बांधी थी कि इनकी जो जमात है वो करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई है और पाकिस्तान में जहाँ भी करप्शन होगा वो इसको पकड़ेंगे। तो मेरे भाई 16 MNA आपके KPK में आपकी करप्शन का मुंह बोलता सबूत दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो वज़ीर आला परवेज़ खटक जो है इकरवा परवरी, चोर बाजारी, लूट खसूट और कोई काम भी रिश्वत के बगैर नहीं करता है, और 16 आपके MNAs हैं। भाई मैं अगर आपके खिलाफ बात करूं तो वो होती है। मुझे ये बताइए उस करप्शन के खिलाफ इमरान खान ने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और KPK में जो एक लावा उबल के बाहर आया कि वहाँ पे लूट कसूट का बाजार गर्म है, वहाँ चोर बाजारी का बाजार गर्म है, वहाँ पे ये जो आपकी तब्दीली है कि क्या सिर्फ पंजाब के लिए है या KPK के लिए भी है? जैसे इन्होंने कहा है कि अपना नमल यूनिवर्सिटी में इन्होंने बेमानियां हो रही हैं नमल के फंड्स के साथ, वो भी आज झूठ साबित हो गया। पहले शौकत खानम के खिलाफ गवाहियां देते रहे। हमारे MPA MNAs के साथ हमारा मामला इंटरनल पार्टी का है, कोई वो सारा सॉल्व हो चुका है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप वजात खोले ना, नहीं कोई ऐसी, ये सिर्फ मीडिया प्रोपोगंडा। जैसे मुराद सईद पे, हमारे मुराद सईद पे इन्होंने कह दिया कि जी चलान, उसने चलानी कॉपी दिखा दी, मैंने उसी वक्त भरी है। ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, फॉल्स प्रोपोगंडा में नून लीग कॉर्नर हो चुकी है इस वक्त, इनको और कोई रास्ता नहीं आ रहा। PTI के शौकत खानम भी गलत है, नमल यूनिवर्सिटी भी गलत है, सारा कुछ इनका गलत खिलाफ हो जाता है। अपनी तरफ से मेट्रो को निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप कौम को आप गुमराह नहीं कर सकते जनाब, इस तरीके से नहीं होना। प्लीज देखें, कोई ऐसी टॉक शो है, मुझे सिर्फ इस बात का, मेरे सवाल का जवाब दे दें। अली मेहदी मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मुझे आप ये बताइएगा कि 16 MNAs ने आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाए। एक जज जिसको आपने मुकर्रर किया उसने आपके खिलाफ बहुत से एलिगेशन लगाए। आज तक आपने उन करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए जी, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी जिसमें पहले इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन की वजह से क्या कहते हैं अपना कई लोग आ गए। सिलसिला जारी रहेगा। जुबैर साहब मुझे ये बता दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये कोयटा सानहे में कौन मुलविस था, कहाँ पर हमारे लैप्सेस थे, क्या अभी तक कोई तहकीकात हुई, पता चला? देखें आलिया, बहुत ही दुख हमेज मामला है पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम APS का गम नहीं भूले, दहशतगर्द हमारी धाक में बैठा है पूरी कौम के। ना इसमें मैं ये कहता हूँ कि किसी सियासी जमात का कोई किरदार नहीं है, इसमें किसी का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे दुश्मन का वार है। और ऐसे दुश्मन का वार है जो सुसाइडर लेके आता है, उसके लिए बहुत से मसाइल होते हैं। एक बंदा सुसाइडर आएगा तो उसके लिए बड़ी दुनिया, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। अमेरिका में भी मामला हुए थे, फ्रांस में भी ये मामला हुए थे। देखिए ट्रक चढ़ा दिया उसने, कोई कितने बंदे उसने मार दिए। तो इन मामला को फेस करने के लिए पूरी कौम को दोबारा मैं कहूँगा मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें निगाह रखनी पड़ेगी हर उस शख्स पर जो पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त घुसा हुआ है हमारी सफ़ों के अंदर। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि आने वाला मुस्तकबिल इतना खतरनाक नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला खैर वाफिस से हमें वो काम करने की तौफीक दे दे। तो हर लम्हा दुआ करती है अपने और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन हुकूमतों ने अमल करना होता है। हम अमल कर रहे हैं, खुमियाजा भुगत रहे हैं ना। मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन लीडर भी, वो भी कोई इंटेलिजेंस के हवाले से या फिर इसके हवाले से सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कोई खुश नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट से सुई की तस्वीर बन जाती है, दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े जाते।
सिंध में सहूलतकार पकड़े जाते हैं, बाकी सूबों में क्यों नहीं पकड़े जाते? वो यानी कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब जो है इस वक्त इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या वाकई कहीं ना कहीं फेलियर है हमारी इंटेलिजेंस का? ये नेग्लिजेंसी हुई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है हमें ये दुख देखने पड़े और आज ये जो हालात हैं वो हमारे सामने है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस नाजुक वक़्त में अपने अदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर उन पर चढ़ाई कर दें। और ये तो आप दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आपका दुश्मन क्या चाहता है कि आपको अपने घर में जो है वो बिजी रखा जाए, आपके अदारों को आपसे लड़ाया जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए, मुल्क में जो है कि खौफ की फ़ज़ा पैदा किया जाए। तो आप अगर खुद ही जो है वो उसका हिस्सा बन रहे हैं तो फिर दुश्मन को तो वार करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही वो उसका सारा काम मुकम्मल कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है। देखें कि बिलाशुबा हमें इस पर जो है वो देखना चाहिए कि कहाँ हमारे से गलती हुई है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब ने एक और भी बात कही है कि फिल फॉर पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाए। आप समझते हैं कि हमारी इतनी बड़ी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फ़ौज है, इसके बावजूद पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कोई काम कर सकती है? देखें आलिया, बात यह है कि ये मुल्क एक सुई नहीं बना सकता था, इसने एटम बम बना लिया। ठीक है, हम ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए ये मुकम्मल कर लेते हैं। पूरी दुनिया में दहशत गर्दी का जो अंसर है इस पर काबू नहीं पाया गया। आपकी फ़ौज ने दुनिया को विरता हैरत में डाल दिया है। पाकिस्तान में बिलाशुबा 2-2 हज़ार जो है वाक़यात हो रहे थे, हमने मिनिमाइज़ कर दिया है। ये एक फ़ौज का क्रेडिट है, ये आपके अदारों का क्रेडिट है, ये हमें लेना चाहिए ये क्रेडिट। और दुनिया मानती है आपकी इस अहलियत को तस्लीम किया जाता है। लेकिन ये कह देना कि ये सिक्योरिटी अदारों की नाकामी है और इनको जो है वो सैक कर देना चाहिए, तो हालत जंग में ऐसी बातें नहीं की जाती। आप इसका ज़रूर एनालिसिस करें, जहाँ जहाँ आपके लूप होल्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इस वक्त इत्तेहाद की सिक्योरिटी इदारों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, उनको डीमोरलाइज ना करें आप, वरना जो है वो इस जंग के इंजाम का आपको पता ही नहीं है कि ये दुश्मन किस वजह से ये कर रहा है। देखें, एक दूसरी पहली जंग अजीम जो थी वो क्यों हुई थी कि जर्मनी जो है वो शाम तक जो है वो एक रेलवे लाइन बनाना चाह रहा था, मिस्र तक, या पता नहीं शाम तक, मिस्र तक। तो वो उसको सबूटाज करने के लिए जंग अजीम शुरू कर दी गई। तो आज जो पाकिस्तान में जो ये सी पैक का मंसूबा है ये बड़ी ताकतों को हजम नहीं हो रहा। हमने जो है एट ए टाइम देखें, हमने इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ और बड़ी उसके इसराइल के साथ हमने टक्कर ली हुई है। अफगानिस्तान तो, बांग्लादेश तो उनकी तो पहली रियासत बन गया हुआ है। आज वो वहां बैठ के तो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ सारी कार्रवाई। तो ऐसी सूरत हाल में देखें पाकिस्तान को हर महाज में बड़े अच्छे अंदाज से लड़ना होगा। मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब 2 साल रह गए हैं, अगर हम ज्यादा बेहतर हो के ये आपस की लड़ाइयों में और सियासत में इन्वॉल्व होने के, अगर हम 2 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बना लें, अपोजिशन को साथ लेकर चलें। वजारत खारजा हमारी खाली पड़ी है, हम इमरान खान को क्यों नहीं यूज करते? इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है बैरूनी दुनिया में और वो पाकिस्तान का बेहतर केस पेश कर सकता है। अगर हम उसको उससे हेल्प लें कि आए कौमी हुकूमत में आप जो है वजारत खारजा संभाले, पाकिस्तान का केस लड़ें, तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। वजारत उज़्मा नहीं चाहेंगे, वजारत उज़्मा चाहेंगे, लेकिन कौम और मुल्क के लिए जो है ना वो कुर्बानियां देनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कोई सियासतदान इसमें पीछे रहेगा। और आपके अदारों को भी उसमें जो है ना, अभी एक और मैं आपको बात बता दूं, ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों इस वक्त शुरू हुई है। देखें, मुल्क दुश्मन जो होता है ना वो वक्त को चूज करता है कि अच्छा कौन सा वक्त है, किस वक्त इनको ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्टर्ब किया जा सके। अभी हमारे आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजमत खत्म हो रही है और इसी वक्त ये दहशत गर्दी की एक लहर जो इतनी तेजी के साथ आई है, इसका क्या मतलब है कि इनके अदारों के दरमियान जो है आपस में टकराव पैदा कर दिया जाए और हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि ये कहे कि अगर ये चले गए तो ये पाकिस्तान संभाला नहीं जाएगा सारा कुछ। ये सारी सूरत हाल है। तो ये एक नई स्ट्रेटजी है। अली मेहदी साहब, मुझे ये बताइएगा, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस बता दीजिए कि ये जो अभी वाकयात हुए कोयटा के हवाले से, उसमें क्या स्टांस लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स हमारा यही स्टैंड है, वी आर विद पाकिस्तान आर्मी, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। क्या आपका बयानिया है इसके ऊपर? हमारा पाकिस्तान आर्मी के साथ और पूरी कौम के साथ यकजहती है। हम हर किस्म की करप्शन और हर किस्म के टेररिज्म, क्योंकि करप्शन जो है रूट कॉज है टेररिज्म का। जब आपके पास
इंसानी क्या कहते हैं जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगी, लोग आपकी कौम भूखी मरेगी, तो वो बेचारे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो इस तरीके के अनासर से बिकेंगे और इस तरीके के काम करेंगे। क्योंकि ये तो कोई डिनाई नहीं करता, ये पाकिस्तान के लोग, शहरी भी कुछ जो लोग हैं वो इनका साथ देते हैं। पंजाब में ये लोग क्या कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक आज तक रेंजर्स को आने नहीं देते, पूरे पाकिस्तान में ये रेंजर्स से कंट्रोल करवा रहे हैं। आर्मी को उन्होंने हर तरफ किया हुआ, खुद अपने महकमे, इनके नैब भी फेल हो चुका है, इनके एंटी करप्शन के तमाम महकमे फेल हो चुके हैं, इनके ऊपर जिम्मेवारी है। सवाल तो इनसे है। कश्मीर की ये बात करते हैं, कश्मीर तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आता है। कश्मीर क्या चीज है? कश्मीर का इलेक्शन हमेशा हुकूमत का होता है, अपनी तारीख में ये है इस तरीके से, लोकल बॉडी हमेशा हुकूमत के होते हैं। देखें जी, ये लोग पूरा इलेक्शन सिस्टम रिग करते हैं, ये तो नॉन फॉर रिगिंग तो इनकी सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी है अपनी कि ये लोग रिगर्स हैं। अब आप इन लोगों से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग किस तरीके से मुल्क को बेहतर करेंगे? इन्होंने तो अपनी महल बनाने, इनके घर दुबइयों में देखें, इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज देखें, हमारे बच्चे भूखे मारे, हमारी कौम का मुस्तकबिल तारीखियों में डुबा रहे हैं। खुद ये हमें कहे कि मिस प्रोपेगेंडा कभी, जैसे मैंने पहले शौकत खान उनके पे झूठ बोल दिया, नमल पे झूठ बोल दिया, जहां पे एक मजदूर का बच्चा तालीम हासिल करके करोड़ों रुपए की बाहर की डिग्री लेता है और उसी तरीके से उसे जॉब मार्केट में जॉब्स मिलती हैं, उस इदारों को जो ये अब इस टारगेट कर रहे हैं और इनके पास कोई चीज रही नहीं है, हर तरीके की झूठ। जी जी जुबैर सर, जरूर जी जवाब दें। मेरे भाई ने बड़ी लंबी तकरीर की और यही तकरीर से अवाम बेजार आ चुके हैं। सबसे मैं एक बात बताऊंगा, बेजारी आपने इलेक्शन में देखी है, अवाम की बेजारी आपने इलेक्शन में देखी है। हम सियासी लोग हैं। सबसे अहम एक और नुकता है कि ये जो दहशतगर्दी की वबा है, 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, एजेंसीज, हमारी पाक फौज, हमारे वो वसाइल अभी नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। बता दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब हैं, अचक ज़ई साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, जमहूरियत को ख़तरा होता है, सड़कों पर 2 लोग निकल आते हैं जमहूरियत को ख़तरा महसूस करते हुए, अचक ज़ई साहब वज़ीर आज़म से मुलाकात करने बैठ जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अचक ज़ई साहब को बुलाया है, पूछा कि ये आप बयानात दे रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ है। जितनी हैसियत थी एक एमएनए है और उनको जवाब देने के लिए वज़ीर दाखिला उस वक्त हैसियत और कद उनका बढ़ जाता है जब वो जमहूरियत को बचाने आ जाते हैं। देखिए, अगर वज़ीर दाखिला खड़ा होके असेंबली के फ्लोर पे उस बंदे को कह दे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। हम ये तो नहीं कि हर बंदे के पीछे डंडा लेके प्राइम मिनिस्टर ही भागेगा। हमारी टीम है, हम टीम वर्क से काम करते हैं। हमारे करारदाद भी पेश कर देते हैं, वज़ीर दाखिला का बयान तो आ गया। आपकी एक पार्टी पॉलिसी होती है ना, मैं बैठा हूं, मैं पार्टी पॉलिसी कह रहा हूं तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, ये तो नहीं हुआ करता ना। पॉलिसी स्टेट से आगे तो नहीं होती, रियासत से। उनका बयान जो है ना एग्जामिन होना चाहिए और 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रिसोर्स चेक करनी चाहिए, सारे शवाहिद मौजूद हैं कि वो फॉरेन फंडिंग से चलते रहे। मुतालबा करना चाहिए, धरना देना क्यों नहीं धरना देते हैं? कालाबाग डैम के लिए धरना दें, आप कहेंगे हमने कालाबाग डैम बनवाना है, आप केपीके वाले धरना दें, धरने बेहतर है ना। ये नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस को उतारने मारना शुरू कर दें, उससे तो बेहतर ये धरना, ये तो वो करते रहे। तो क्या कह सकता हूं कि हम काम करने वाले लोग हैं, लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं और ये आपने हर इलेक्शन में देख लिया। ये क्योंकि अभी नौमौलूद लोग हैं, अभी सियासी बालिगी इनमें नहीं आई है और मैं समझता हूँ ये सिर्फ सामने खराशी करने बैठ जाते हैं। इन लोगों को बोलना बहुत अच्छा आता है, इनको तैयार किया गया है। आम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हमें सियासत का नहीं पता, फैक्ट्री हम है, रोटी हमारे घर में नहीं है, बच्चे हमारे जरिए लोग हैं, बुजुर्ग हमारे अस्पतालों में जरिए लोग हैं, सुन लीजिएगा, तालीम हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है म्यारी, हम नहीं शोर मचाने, कौन उठे? फिर इमरान खान आए थे, मेरा जाती ख्याल था कि बड़ी हेल्दी पोजीशन होगी और हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा आ गया, तो इसलिए आप काम नहीं कर रहे कि उसने हेल्दी ऑपोजिशन नहीं की। देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए, जिस तरह से उन्होंने सारा चूचू का मुरब्बा इकट्ठा किया, जो सियासतदान थक गया, किसी सियासी जमात ने निकाल दिया या वो खुद चला गया, वो तहरीक इंसाफ में गया, उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर में डाला, उसको निकाला। तालीमी लिहाज से खान तालीमी लिहाज से खान साहब एजुकेटेड तो बहुत है, ठीक है। इनकी तो जो क्या कहते हैं यूथ की वो जो बनी हुई थी, जिनको हाईकोर्ट ने फारिग किया है, उनकी तो डिग्री हाईकोर्ट में नहीं हुई, उन्होंने पीएचडी लिखा हुआ था कि मैं पीएचडी भी हूं, पता नहीं क्या क्या हूं, जो आज रॉ के हक में बयान दे रही हैं। सर ये छोड़े, ये हर रोज ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हम सुनते भी हैं, लेकिन कौन जवाब मांग रही है? इन सारे ऑपोजिशन से भी जवाब मांग रही है, ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है, हुकूमत जवाब दे। कहाँ, किस फोरम पर आप जवाब? आपके फोरम में अभी मैं पूछ रहा हूँ इनसे। कौमी असेंबली के फोरम पे नहीं कोई सवाल किया? असेंबली में भी हमारा बिल्कुल होता है, सब कुछ है, हमारे व्हाइट पेपर सारे पेपर्स जमा है। लेकिन जुबैर साहब, ऑपोजिशन जो तनकीद खासकर जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि अगर आपको रेंजर्स ऑपरेशन करना पड़ता है तो आप कराची में तो करते हैं, पंजाब में उसकी अशद जरूरत है, इस तरफ आप आते नहीं है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। एक जगह पर कैंसर है और एक जगह पे फ्लू है, आप पहले कैंसर का इलाज करेंगे, फ्लू का इलाज करेंगे?
कराची के हालात आप पूरी दुनिया में देखें, दोनों को नहीं छोड़ सकते सर। नहीं देखें, फ्लू के लिए बीमारी कोई भी आप छोड़ नहीं सकते, आपको अलग अलग कॉजेज के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट ढूंढना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हालात को आप किसी भी सूरत में पंजाब के हालात से नहीं मिला सकते। जो कराची की सूरत हाल थी, कराची का मामला ही मुख्तलिफ हो गया था। मैं बार बार ये कहता हूं, कराची के हालात इतने संगीन सूरत इख्तियार कर चुके थे, ये हमारी हुकूमत का कारनामा है। आपने अदालती निजाम को करना था बेहतर, आपने आईडीपीज के लिए कुछ करना था। अदालती निजाम, फौजी अदालतें आपने बनाई और उसको फौजी अदालतें मजबूरी में बढ़ी क्योंकि आपके जो सिस्टम में थे उसमें कुछ लैप्सेस थे। आपने वो अदालती सिस्टम कितना अच्छा किया। 24 दहशतगर्द टांगे गए फौजी अदालतों ने, 24 वो लोग टांगे, और मैं चाहता हूं कि मजीद 2400 टांगे जाए जो दहशतगर्द उसको टांग दिया जाए। थोड़ा सा हमें कड़वे घूट करने पड़ेंगे। हम ये कहते रहते हैं सारी जिंदगी कि जी ये फौज का काम नहीं था, ये वजीर खारजा इनके पास नहीं है, ये दाखिला का काम है, ये खारजा क्या फौज पाकिस्तान की फौज नहीं है? आपको अच्छा नहीं लगा कि आर्मी चीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे जाके मिजाज पुरसियां करते हैं, उन तमाम नाकदीन के मुंह वहां बंद हो जाते हैं जो हमारे और फौज के दरमियान में खिला करते हैं। सब तो कह रहे हैं कि इकट्ठा नहीं गए वो, और ये दुश्मनों के लिए और इकट्ठा नहीं गए, तो सारी मीडिया ने वो जो बेवकूफ है पूरी दुनिया ने देखा है, इकट्ठे खड़े होकर वो वहां पे मिजाज पुरसी कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अगर तो वो वाली बात करें तो वो ब्लू बुक के मुताबिक गए हैं और उसको फॉलो करना चाहिए ब्लू बुक को, और उसमें जो है 2 डिग्निटीज जो है वो इकट्ठी नहीं जा सकती इस तरह के हाई प्रोफाइल मामला जो होते हैं उसमें। तो लेकिन आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये जो वाकयात हो रहे हैं इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ भी जाएंगे, डिबेट, मुजम्मत, दुआएं और एक्शन, एपीसी इससे निकल कर आगे बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है अब ना वक्त ऐसा नहीं रहा, अवाम भी देख रहे हैं और इनकी खुद मजबूरी है, बका का मसला अब आपकी जिंदगी का मसला है। अब आपको नजर आ रहा है कि अगर तो इस बका के ऊपर आंच आएगी अगर, तो जिम्मेदार कौन होगा और इसको बचाएगा कौन? जो स्टीयरिंग पर बैठा है उसी की जिम्मेदारी बनती है, कौम ने उसी को पूछना है। स्टीयरिंग पर किसको आप समझ रहे हैं बैठा है? मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, और उनकी जिम्मेदारी बनती है और अदारे उनके मातहत हैं, उनको काम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों की प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। नाजरीन, यहाँ पर दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात और कोयटा जो है खून में नहला दिया गया। ऐसे में यकीनन ये बात है कि काबिल इस्ताइश है कि इस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी हुकूमत मुत्तहिद होकर कुछ ना कुछ हिकमत अमली और स्ट्रेटजी मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर नेशनल इलेक्शन प्लान और जो दूसरी सियासी हुकूमतें हैं, सूबों की हुकूमतें हैं, उन्होंने अभी तक जो अमल नहीं किए हैं उनसे बात-पुरस क्यों नहीं की जा रही, उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा, और आगे जाकर इन सूबों के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी इसके बारे में कोई ब्रीफ क्यों नहीं करा। सर जोड़कर बैठना हल नहीं है, अमल करना हल है, और वो अमल जो है सूबों ने करना है, सिविल क़यादत ने करना है, और उस हल की तरफ अगर तवज्जो ना दी तो फिर यकीनन जो है मुल्क की बका वाकई ख़तरे में होगी। और उसके लिए फिर क्या ऑल्टरनेट्स और सोल्यूशंस होते हैं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। आज की इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।